सुप्रभात विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज आप करेंगे लहासा की ओर पाठ का पुनरावलोकन। तो विद्यार्थियों, लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित इस पाठ को आपको पढ़ा दिया गया था। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप इसके जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लहासा की ओर अध्याय का पुनरावलोकन। तो विद्यार्थियों, राहुल सांकृत्यायन ने लिखा हुआ है लहासा की ओर, जो उनकी लहासा की यात्रा का संस्मरण है। तो इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। जब वे पहली बार कहाँ गए थे? तिब्बत गए थे। और तिब्बत की ही जो राजधानी है उसका नाम है लहासा। और ये यात्रा उन्होंने कब की थी? सन 1929-30 में, यानी कि 1929-30 में। और किस रास्ते की थी? नेपाल के रास्ते। चूंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के रूप में छद्मवेश के रूप में की। तो देखिए, उस समय भारतीयों की यात्रा की अनुमति नहीं थी तिब्बत यात्रा की, इसीलिए उन्होंने किसका भेष बनाया था? भिखमंगे का। और इसी छद्म भेष में, यानी कि नकली भेष में, उन्होंने ये यात्रा की थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी आते जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया। तो यहाँ से जो सैनिक थे उनका आना जाना भी होता था और साथ ही व्यापार भी किया जाता था। जब लेखक तिब्बत गए तो उन्होंने वहाँ पर क्या बातें जानी? देखिए, तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं उठता, और वहाँ औरतें पर्दा नहीं डालती हैं। तो वहाँ पर एक तो देखिए, जाति पाति का कोई सवाल नहीं है, छुआछूत नहीं होती है, और साथ ही जो तिब्बत की औरतें हैं वे पर्दा नहीं करती हैं। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई भी घर में घुसने नहीं देता। तो यहाँ पर देखिए, बस एक डर है चोरी का, और इस कारण जो भिखमंगे होते हैं उन्हें घर में घुसने नहीं दिया जाता। लेकिन अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर कोई भिखमंगा नहीं है लेकिन वह अपरिचित है, यानी जिसे हम जानते नहीं हैं, तो वो भी वहाँ पर घर के अंदर जा सकते हैं तिब्बत में, और ज़रूरत के अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं, यानी कि चाय का सामान दे सकते हैं। तो वहाँ पर जो घर की बहू अथवा सास होगी वो उसे आपके लिए पका देगी। तो इतना वहाँ पर खुला माहौल है। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चींटे राहदारी देकर थोनला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। तो वहां से उन्होंने राहदारी की 2 चीटें दी एक व्यक्ति को, और उसके बाद आखिरी गांव में पहुंचे। यहाँ सुमति, देखिए लेखक अब अकेले तो यात्रा नहीं कर रहे हैं, उनके साथ कौन है? उनके जो मंगोल सहयोगी हैं, मंगोल भिक्षु, जो उनके दोस्त भी हैं, जो एक पथ प्रदर्शक की तरह, एक गाइड की तरह उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वे वहाँ के बारे में जानते हैं। तो सुमति उनके साथ हैं, तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। और देखिए, वहीं पर, हालांकि अभी आपको बताया गया था कि भिखारियों को लोग चोरी के डर से घर में घुसने नहीं देते, लेकिन यहाँ पर उनके साथ सुमति थे और सुमति की अच्छी पहचान थी, इस कारण उन्हें वहाँ रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई लेखक को। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली। और उसके बाद जब 5 साल बाद वे लौटे तो उन्हें रहने की जगह नहीं मिली और गरीब के झोपड़ी में ठहरना पड़ा, क्योंकि भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के भेष में थे। तो समझ सकते हैं आप कि जब वे बिना सुमति के साथ जब वहाँ से वापस आए 5 साल बाद, तब उन्हें यहाँ पर ठहरने के लिए झोपड़ी नहीं मिली, क्योंकि वे उसमें भिखारी के भेष में नहीं बल्कि भद्र यात्री के भेष में थे। अगले दिन राहुल जी व सुमति को एक विकट डांडा थोनला पार करना था। डांडा यानी कि जो पहाड़ी होती है उसे डांडा कहा जाता है। वहाँ पर डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। जो पहाड़ियाँ होती है तिब्बत में वो सबसे खतरे की जगह होती हैं। अब क्यों होती हैं? 16, 17, 18 फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान न था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। तो देखिए, यहाँ के जो डांडे थे, एक तो बिल्कुल कैसे थे वे? बहुत ही बीहड़ थे,
और साथ ही वहाँ पर डाकुओं का भी खतरा था और कोई कानून भी नहीं था वहाँ पर। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी। और देखिए, हालांकि जो डाकू थे खतरा तो था, लेकिन यहाँ पर लेखक और उनके जो मित्र थे सुमति, वे भिखारी के वेश में थे, तो उन्हें हत्या की परवाह नहीं थी। परंतु ऊंचाई का डर बना था, हालांकि उनके अंदर ऊंचाई का डर भी था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे और उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। तो विद्यार्थियों, जो ऊंचाई के स्थान होते हैं समुद्र तल से, तो वहाँ पर क्या होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है और अधिकतर साल भर वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ से ढके रहते हैं वहाँ पर पहाड़। तो इस कारण वहाँ पर ज़्यादा हरियाली नहीं होती है। वहाँ पर केवल कुछ जगहों आपको हरे घास के मैदान मिलेंगे जब तक कि वहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ी है, और ये घास के मैदान भी जब बर्फ़ पड़ जाती है तो ये ढक जाते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर पेड़ पौधे जंगल नहीं मिलते ऊंचाई के स्थानों पर। तो ऐसा ही उन्हें वहाँ पर दिखाई दिया। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चला और वे बाईं ओर 1.5 मील आगे चल गए। तो इसके बाद क्या हुआ, जब वे नीचे को आ रहे थे तो लेखक और उनके दोस्त सुमति अलग अलग घोड़े में जा आ रहे थे वापस। तो लेखक गलत रास्ते पर, हालांकि उन्हें दाएं ओर जाना था, तो आगे से 2 रास्ते कटे और वे बाईं ओर, देखिए सुमति तो नीचे को चले गए, लेकिन लेखक घोड़े के साथ बाईं ओर 1.5 मील आगे निकल गए, यानी कि गलत दिशा में। बाद में पूछकर पता चला लंकोर का रास्ता दाहिने तरफ था, जिससे लेखक को देर हो गई और सुमति नाराज हो गए। तो इससे सुमति नाराज हो गए क्योंकि वे इंतजार कर रहे थे लेखक का। परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी उनका गुस्सा शांत हो जाता था। तो फिर वे आगे चले गए। अब वे तिनरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ी जिसका नाम तिनरी समाधिगिरी था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत परिचित थे, वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। तो देखिए, अगर यहाँ पर सुमति अपने परिचितों के घर से मिलते तो वे वहाँ पर समय लगाते थे। तो इसका डर था लेखक को, क्योंकि उन्हें देर हो रही थी और वे नहीं चाहते थे कि सुमति अपने परिचितों से मिले, क्योंकि वे ज़्यादा समय वहाँ पर लगा सकते थे। तो उन्होंने लहाजा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया और आगे बढ़ने को कहा। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पर अपनी चीजें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर सेकर बिहार की ओर चलने को कहा। तो देखिए, जो सुमति थे उनके काफ़ी यजमान भी वहाँ पर हुआ करते थे, जिन्हें वे बोध गया का गंडा दिया करते थे, जो ताबीज होता था वो देते थे। तो काफ़ी यजमान थे वहाँ पर उनके। तो उन्होंने सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा लेखक से, राहुल सांकृत्यायन से। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। तो ये भी यहाँ पर लेखक ने जानकारी दी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में है। तो मठ क्या होते हैं, बौद्ध जो मंदिर होते हैं उन्हें मठ कहा जाता है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो मठ होते हैं उनके पास काफ़ी जागीरें हैं, और यहाँ पर जो खेती होती है उसके लिए जो मजदूर हैं वो भी बेगार में मिल जाते हैं। बेगार क्या होता है, बिना मेहनताने के काम करना। लेखक सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। वहाँ पे जो भिक्षु थे नमसे, उनसे मुलाकात की लेखक ने सेकर बिहार में। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन से हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। पोथियाँ होती हैं किताबें। तो वहाँ पर जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, तो उनके जो संदेश थे, उपदेश थे, उन पर आधारित 103 किताबें रखी हुई थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। तो जैसा कि राहुल सांकृत्यायन बहुत ही ज़्यादा विद्वान पुरुष थे और उनकी वे हर चीज़ के बारे में जानना चाहते थे, और आपको पता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म भी ग्रहण कर लिया था श्रीलंका जाकर। तो देखिए, यहाँ पर जब उन्हें गौतम बुद्ध से संबंधित किताबें मिली तो वो उन्हें पढ़ने के लिए वहाँ पर बैठ गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, कई बार पूछा जाता है। पहली बार तो उन्होंने रोका
यजमानों से मिलने के लिए सुमति को। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि सुमति ज़्यादा देर लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर शेखर विहार में उन्होंने सुमति को जाने से नहीं रोका, उनसे कहा कि आप यजमानों से मिलिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए उन्हें किताबें मिल गई थी, पोथियाँ मिल गई थी और वे उन्हें पढ़ना चाहते थे और वे चाहते थे अकेले में उन किताबों को पढ़ना। इसलिए उन्होंने सुमति से कहा कि वे अपने यजमानों से मिलने जा सकते हैं। चूँकि तिनरी वहाँ से बहुत दूर था नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चल दिए। और इसके बाद जब उन्होंने किताबों का अध्ययन कर लिया, उसके बाद फिर वे अपना सामान उठाया और वहाँ से उन्होंने नमसे से विदा ली और वापस चले गए। तो विद्यार्थियों, ये था आपका पाठ का पुनरावलोकन। पाठ का नाम था ल्हासा की ओर, जिसके लेखक थे राहुल सांकृत्यायन। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं आपके पाठ में, तो देखते हैं। जैसे डांडा, डांडा का अर्थ होता है ऊंची जमीन। कैसी? थोड़ा ऊंची जमीन, इसे बोला जाता है डांडा। अगला है थोनला। थोनला क्या है? तिब्बती सीमा का एक स्थान है वहाँ पर तिब्बत में। भीटे क्या होते हैं? टीले के आकार का ऊंचा स्थान। जैसे टीले होते हैं वैसे ही क्या होता है, ये ऊंचा स्थान होता है, इसे बोला जाता है भीटे। कंडे, कंडे का क्या होता है? गाय भैंस के गोबर से बने उपले। तो देखिए कई आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो गोबर होता है उससे इस तरह के गोल क्या बनाए जाते हैं, कंडे बनाए जाते हैं, जिन्हें ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और पाठ में कहाँ पर आया है? देखिए जब लेखक चल रहे थे मार्ग में लंकोर की ओर, तो वे 1.5 मील गलत रास्ते पर चले गए। तो उस समय क्या हुआ, जो सुमति थे वे तो सही जा रहे थे दाहिनी ओर। तो जब तक लेखक वापस आते सही रास्ते पर उन तक पहुंचते, तब तक उन्होंने क्या किया, इन कंडों की मदद से, ये जो गोबर से बने उपले होते हैं, उन्होंने काफ़ी चाय वहाँ पर पी ली थी। तो ईंधन के रूप में क्या प्रयोग कर रहे थे यहाँ पर सुमति? कंडे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला है थुपका। थुपका आप सभी जानते होंगे, सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेय की तरह पकाए जाने वाला खाद्य पदार्थ। तो आपने भी खाए होंगे मोमो थुप्पा, तो वही वाले थुप्पा होता है। अगला है गंडा। तो देखिए गंडा क्या होता है? मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। पाठ में कहाँ पर आया हुआ है? तो देखिए जो सुमति है उनके काफ़ी यजमान रहते हैं तिब्बत में। तो आपको पता है तिब्बत में बौद्ध धर्म का ही ज़्यादा वहाँ पर जो समाज है जो बौद्ध धर्म मानते हैं। और भारत में देखिए जब ये भारत आते हैं सुमति, तो यहाँ पर जो आपका बोध गया है बिहार में, वहाँ से ये गंडे लेके आते हैं उनके लिए। तो ये अपने यजमानों को यहाँ पर देते हैं। अगला है भरिया। भरिया क्या होता है? भार वाहक। तो भरिया देखिए जब लेखक ऊंचाई पर यात्रा कर रहे थे तो उन्हें वहाँ पर भरिया नहीं मिल पाया, यानी कि भार जो उनके साथ ढो सके वो नहीं मिल पाया, तो उन्हें खुद ही भार ढोना पड़ा। अगला है आपका दोंतक्रिस्तो। देखिए उसमें आपको थोड़ा गलत दिया गया था, दोंतक्रिस्तो नाम है इनका। अभी कौन है देखिए, स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेंतेज जो 17वीं शताब्दी में थे, तो उनका एक उपन्यास है डॉन क्विक्सोट। तो उसका ये नायक है जो घोड़े पर चलता है। तो देखिए जब लेखक घोड़े पर चल रहे थे तो वो किसकी तरह हाव भाव थे उनके? इसी डॉन क्विक्सोट नायक की तरह। ये किसका नायक था? डॉन क्विक्सोट उपन्यास का, जो लिखा था सार्वेंतेज ने। तो विद्यार्थियों ये था आपका राहुल सांकृत्यायन कृत ल्हासा की ओर पाठ का पुनरावलोकन। तो इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी समस्या हो, पाठ से संबंधित कहीं पे आपको समझ में ना आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। तो जल्दी आपसे फिर से भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।